Hello students, welcome back to my channel Chemistry Carnival. In this video we will learn about distillation technique. Distillation, again, it is a purification technique. It is a technique for purification of liquids which boil without decomposing its own structure, so without decomposition, and contains नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। मतलब मैं दो चीजों को यहाँ पे प्योरीफाई कर सकती हूँ, या तो मेरे उस लिक्विड में नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हो और वो खुद वोलेटाइल हो कि वो जल्दी से बॉईल हो जाए, तो मैं उसको सेपरेट कर सकती हूँ, या तो फिर उस लिक्विड को मैं बॉईल कर सकती हूँ जो डिकम्पोज ना हो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले। ठीक है, सो ये होता है मेरे डिस्टिलेशन का मेन ऑब्जेक्टिव। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन जो कि हम पढ़ेंगे। सो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट distillation type is simple distillation. Next distillation, that is fractional distillation. Third type, vacuum distillation. And last type, that is steam distillation. Okay, so we are going to start simple distillation. Let's see. Simple distillation. So सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, मेन चीज है आपके पास लिक्विड होगा, ठीक है, उस लिक्विड में वो लिक्विड तो वोलेटाइल है बट उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं जो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो सिंपल डिस्टिलेशन में। और किसको सेपरेट कर सकते हो, आपके पास लिक्विड मिक्सचर है, उस लिक्विड मिक्सचर में दोनों लिक्विड्स के डिफरेंट, अगर मैं दो मान के चल रही हूँ कि दो लिक्विड मिक्सचर है, तो दोनों लिक्विड्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉइल होंगे। सो मैं इन दोनों डिफरेंट केसेस में सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकती हूँ, जो कि यहाँ पर भी लिखा है ऑब्जेक्टिव टू सेपरेट लिक्विड्स हैविंग सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। उन लिक्विड्स को मैं सेपरेट कर सकती हूँ जिनके बीच में हाई बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, एंड वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज, या तो फिर वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो। तो अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो आपके पास हाई टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए। सो हाई डिफरेंस in boiling point, and that boiling point difference must be 80 Kelvin or more than that, और मोर। ओके, और या तो फिर हम एक चीज कह रहे हैं, या तो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज हो उस लिक्विड सैंपल में, और लिक्विड सैंपल हैज नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज। ठीक है, ये दो मेरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सिंपल डिस्टिलेशन के। नाउ लेट्स सी दिस फिगर, इससे हम देखेंगे कैसे सिंपल डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो लिक्विड को आपको प्योरीफाई करना है वो हम लेते हैं इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में। किस में लेते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क में। ठीक है, यहां पर हमने अपना लिक्विड जो प्योरीफाई करना है वो हमने ले लिया। ठीक है, अब हम जेंटली उसको हीट करते हैं, दैट इज थ्रू बर्नर। ठीक है, देन आप देखोगे धीरे धीरे वो बॉईल होना स्टार्ट होगा लिक्विड, राइट। जब वो बॉईल होना स्टार्ट होगा तो उसके वेपर्स बनेंगे, दीज आर द वेपर्स, करेक्ट। अब ये वेपर्स ऊपर जाएंगे थ्रू द कंडेंसर, दिस इज व्हाट, सिलिंड्रिकल ट्यूब, ये आपका कंडेंसर है जो कि आपके वेपर्स को कंडेंस करेगा इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, सो यहाँ पर ये कंडेंसर में गए वेपर्स, लिक्विड स्टेट में ये चेंज हुआ, एंड यहाँ पर ये कलेक्ट हुआ रिसीवर फ्लास्क में। ओके, अब जो लिक्विड हमारे पास मिलता है हम उसको कहते हैं डिस्टिलेट। क्या कहते हैं, डिस्टिलेट। नाउ व्हाट इज डिस्टिलेट, डिस्टिलेट इज बेसिकली दैट लिक्विड विच कंटेन्स प्योर लिक्विड, जिसमें कि हमारा प्योर लिक्विड प्रेजेंट होगा, करेक्ट। तो इम्प्योर किस में है, इम्प्योर आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाएगा। सो इम्प्योरिटी आपकी रह गई डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपर्स में बनेंगे नहीं, और जो वेपर्स थे वो किसके थे, वोलेटाइल लिक्विड कंपाउंड के थे, और वो प्योर लिक्विड हमको एज ए डिस्टिलेट मिल चुका है। ठीक है, तो यहां से हमने सेपरेट कर लिया इम्प्योरिटी और लिक्विड मिक्सचर को। अब अगर आपके पास दो लिक्विड मिक्सचर आ जाए जिनको आपको सेपरेट करना है, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है 80 केल्विन और मोर देन दैट, तो यस, तब भी हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज कर रहे हैं। तब भी कैसे करेंगे,
फिर से आप अपना लिक्विड मिक्सचर को लो डिस्टिलेशन फ्लास्क में जिसको आपको सेपरेट करना है, फिर से आप हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे। जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मैं बोल रही हूं जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसके वेपर्स जल्दी बनेंगे। यस, उसके वेपर्स जल्दी बनेंगे और वो जल्दी से जाकर कंडेंसर में लिक्विड बन जाएंगे एंड डिस्टिलेट आपको क्या मिल जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था उस लिक्विड का डिस्टिलेट मिल जाएगा। और फ्लास्क में क्या रह जाएगा, जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट था, जिसके वेपर्स नहीं बने। तो यहां से आपने दो लिक्विड मिक्सचर को भी सेपरेट कर लिया और इम्प्योरिटी और कंपाउंड को भी सेपरेट कर लिया थ्रू सिंपल डिस्टिलेशन। गॉट इट। अब यहाँ पर बस आपको एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट इज इट इज यूज्ड, स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। एनिलीन और क्लोरोफॉर्म को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल डिस्टिलेशन। क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 334 केल्विन और एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 457। सो यहाँ पर इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, सो आप इजीली यहाँ पर सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो आपको सिंपल डिस्टिलेशन में सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, दैट इज एक तो हाई डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में 80 केल्विन और मोर, और लिक्विड सैंपल नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज होनी चाहिए उसके अंदर, तभी आप कर पाओगे। अगर इंप्योरिटीज वोलेटाइल हो गई फिर आप उसको डिस्टिलेट में प्योर नहीं कह पाओगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है सिंपल डिस्टिलेशन से। अब हमने देखो, आप सेटअप देखो, सेटअप पूरा सेम है, ठीक है। फिर से ये राउंड बॉटम फ्लास्क बेसिकली डिस्टिलेशन फ्लास्क ही है हमारा, ठीक है। ये कंडेंसर लगा हुआ है, सब कुछ सेम है, बस आपको यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, दैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यस, बस यही चीज यहाँ पर डिफरेंट है, दैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमने यहाँ पर क्यों यूज किया, सबसे पहले ये देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेपरेट लिक्विड्स हैविंग वेरी लेस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। उन लिक्विड्स को मुझे सेपरेट करना है जिनमें बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो मैं क्या यूज करूंगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता क्या है और वर्क कैसे करता है। बस आप थोड़ा सा, जैसे मैं थ्योरी बता रही हूँ, बस वो समझ लोगे तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ये जैसा दिख रहा है ऐसा ही होता है, ठीक है। एक कॉलम है, मैं ऐसे ही रफ हैंडेडली बना रही हूँ, ये एक कॉलम है मेरा, ठीक है। अब इस कॉलम के अंदर बीड्स होते हैं, ग्लास बीड्स, एंड पूरा फुल्ली पैक्ड होता है, कुछ कुछ जगह होती है बस निकलने की, ठीक है। दिस इज अ ग्लास बीड्स, ग्लास बीड्स हमने भर दी लॉन्ग ट्यूब के अंदर, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या होता है, अब नीचे तो मेरा डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहाँ पर क्या है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसके अंदर मेरे पास जिस लिक्विड को सेपरेट करना है मैंने वो यहाँ पे करा हुआ है और यहाँ पर मैं हीट भी प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट। अब जब आप उसमें हीट प्रोवाइड करोगे तो वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे। सबसे पहले वो वेपर्स ऊपर जाएंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है या फिर वो ज्यादा वोलेटाइल है, करेक्ट। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर्स ऊपर जाना स्टार्ट होंगे, यस। अब ये ऊपर जाना तो स्टार्ट होंगे, बट ड्यू टू दीज ऑब्स्ट्रक्शंस, ये ग्लास बीड्स क्या कर रही हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन दे रही है टू द असेंडिंग वेपर्स। I am saying these obstructions are basically for ascending vapors, जो vapors ऊपर जा रही हैं, and descending liquid। अब देखो, सबसे पहले वेपर्स ऊपर गई, करेक्ट। अब यहां पर ग्लास बीड्स है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो फिर से कंडेंस होना स्टार्ट करती हैं और कॉलम में फिर से गिरना स्टार्ट करती हैं। तो बेसिकली वेपर्स बने थे, ठीक है, पर वो वापस से कंडेंस होना स्टार्ट कर रहे हैं और फिर से कॉलम में आ रहे हैं, ठीक है। बट कॉन्स्टेंटली ये तो प्रोसीजर चलता जा रहा है, तो वेपर्स तो बनती जा रही हैं। तो जो लिक्विड नीचे आ रहा था, वो जो नीचे से वेपर ऊपर जा रहे हैं
वो उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो वेपर्स नीचे आए लिक्विड बन के और जो वेपर्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसीजर चलता जा रहा है, तो ये इसको हीट ट्रांसफर करते हैं लिक्विड को और वो लिक्विड फिर से रीवेपराइज हो जाता है। मैंने बोला सबसे पहले मोर वॉलेटाइल लिक्विड के वेपर्स बने, वो ऊपर गए, बट नाउ ड्यू टू दीज ऑब्स्ट्रक्शंस क्या होगा, वो जो वेपर्स कुछ बने और कुछ कंडेंस हो गए वापस से कॉलम में ड्यू टू दीज ऑब्स्ट्रक्शंस। अब वो कंडेंस तो हुए, बट नीचे से जो वेपर्स और आते जा रहे हैं वो उनको हीट प्रोवाइड करेंगे एंड वो फर्दर रीवेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास जो यहाँ पर वेपर्स मिलेंगे वो वेपर्स पूरे के पूरे मोर वोलेटाइल लिक्विड्स के ही होंगे। जो लो वोलेटाइल लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा ड्यू टू दीज ऑब्स्ट्रक्शन। वो जाने का भी कोशिश करेगा ना, वो फिर से नीचे आता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कि हम दो लिक्विड्स को सेपरेट कर पा रहे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को मोर वोलेटाइल लिक्विड मिल गया। अब मोर वोलेटाइल लिक्विड अगर मेरे को यहाँ पर मिल गए उसके वेपर्स, तो जाएंगे वो नीचे, कंडेंस होंगे और मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डिस्टिलेट। तो अब डिस्टिलेट के अंदर मेरे पास मोर वोलेटाइल लिक्विड होगा और मेरे डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या होगा, लेस वोलेटाइल लिक्विड। तो मैंने दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर दिया एंड ये प्रोसीजर चलता रहेगा। बेसिकली आपको सक्सेसिव डिस्टिलेशंस करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको ये डिस्टिलेट में मोर वोलेटाइल लिक्विड आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बस हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेपर्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर, वेपर्स of liquid mixture are passed through fractionating column before condensation। हम कंडेंसर में भेजने से पहले उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेजते हैं और मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों भेज रहे हैं, बिकॉज टू हैव मोर वॉलेटाइल लिक्विड वेपर्स। अदरवाइज आपका डिफरेंस इतना कम है ना कि उसमें लेस वॉलेटाइल भी जा सकता है ऊपर। सो बस उसी के चांस रोकने के लिए हम यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। आई होप सबको समझ आ गया होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेन प्रोसीजर। अब बस हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, एग्जाम्पल। हमको बस एग्जाम्पल पता होना चाहिए। हमने वर्किंग देख ली, एग्जाम्पल पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज इट इज टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। हमको क्रूड ऑयल जब सेपरेट करना होता है डिफरेंट फ्रैक्शंस उसकी, तब हम ये फ्रैक्शनल कॉलम यूज करते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, जब बहुत ही कम डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में। गॉट इट। और बस यहाँ पर एग्जांपल क्या है, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ये दो मेन चीजें हैं। वर्किंग मैंने आपको बता दी है। मोर वोलेटाइल लिक्विड जो होगा वही डिस्टिलेट में होगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेस वोलेटाइल लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप, स्टीम डिस्टिलेशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टीम डिस्टिलेशन का, इट इज अ टेक्निक टू सेपरेट स्टीम वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड दोज विच आर इमिसिबल इन वाटर। तो वो कंपाउंड्स जो स्टीम वॉलेटाइल है और जो वाटर में मिसिबल नहीं है, हम उनको यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो मेन प्रोसीजर सुन लो बस क्या होता है इस सेटअप में। देखो अब इस सेटअप में क्या डिफरेंस है, डिस्टिलेट वही है, डिस्टिलेशन फ्लास्क वही है, कंडेंसर वही है, बस यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा एक और डिस्टिलेशन फ्लास्क दिख रहा है। ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क नहीं है, अब इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसके अंदर हमने वाटर डाल रखा है। ठीक है, और साथ में बर्निंग भी हो रही है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ये स्टीम जनरेटर है, क्योंकि ये स्टीम जनरेट करेगा। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले जिस लिक्विड को आपको सेपरेट करना है आपने वो ले लिया डिस्टिलेशन फ्लास्क में। ठीक है, देन उसके बाद ये कनेक्टेड है एक और स्टीम जनरेटर से, एक और राउंड बॉटम फ्लास्क में जिसमें वाटर है और कॉन्टिन्यूसली हीट अप हो रहा है। तो अगर वाटर कॉन्टिन्यूसली हीट अप हो रहा है तो वाटर वेपर्स बन रहे होंगे, स्टीम बन रही होगी, राइट। अब ये स्टीम इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में जाती है और लिक्विड को और हीट अप करती है। ठीक है, लिक्विड को हीट अप किया, बट जो वेपर्स, जो स्टीम गई वो खुद तो लिक्विड बन जाएगी, राइट। लिक्विड को हीट अप करेगी और वापस से वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, वाटर इसमें मिक्स हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या होगा, आप इसमें हीट तो प्रोवाइड कर ही रहे हो, तो हीट प्रोवाइड करने से ये वाटर प्लस आपका जो कंपाउंड था वो बॉईल होना शुरू होगा। ठीक है, बॉईल होना शुरू होगा तो उसके वेपर्स बनेंगे, कंडेंसर में जाएगा और डिस्टिलेट बनेगा। सो बेसिकली क्या होता है, जो ज्यादा वोलेटाइल कंपाउंड होगा आपका इस लिक्विड मिक्सचर में, वो वाटर वेपर्स के साथ जाके कंडेंसर में जाएंगे वेपर्स, और वो कंडेंस होंगे और वो डिस्टिलेट आपको मिलेगा। तो डिस्टिलेट में क्या मिलेगा, फिर से मोर वोलेटाइल लिक्विड, और डिस्टिलेशन में फ्लास्क में क्या रह जाएगा, लेस वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, सो बेसिकली मैं एक चीज यहां पर कह सकती हूं कि जैसे आपने वाटर को डाला लिक्विड में, राइट, उसके बाद ये हीट अप होना शुरू हुआ और ज्यादा बॉईल हुआ, एंड देन इसके बाद इसके वेपर्स बने, यही प्रोसीजर है, राइट। अब सबसे पहले नॉर्मल जो मेरे पास वेपर प्रेशर होगा मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो मैं ले लेती हूँ P1। ठीक है, अब जब ये बॉईल होना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर वाटर का, दैट इज P2। इन दोनों का जब एडिशन होके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब आया होगा, दैट इज P, तभी तो बॉईल होना स्टार्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दैट टेम्परेचर जहां पे आपका प्रेशर बाहर के प्रेशर से इक्वल हो जाए, राइट। तो यहां पर जब P1 प्लस P2 P के बराबर होंगे तभी मेरा वो बॉईल होना शुरू होगा। ठीक है, तो मैं एक चीज मुझको यहाँ पर पता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ P1 की बात करूं, P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर नहीं ले रही, तो अगर मैं सिर्फ P1 की बात करूं तो ऑब्वियसली P1 इज लेस देन P, क्योंकि P क्या है, एडिशन है P1 प्लस P2 का, तो ये तो लेस है। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कम था, राइट, तो वो हाई टेम्परेचर पे बॉईल होता, बट सिंस आपने उसमें स्टीम डाली, उसमें वाटर आ गया, वाटर का वेपर प्रेशर भी यहाँ पर एड अप हुआ, दैट इज वाई अब वो लोअर टेम्परेचर पे बॉईल होगा, बिकॉज नाउ P, that is the vapor pressure of both water also and organic compound also, अब वो ज्यादा हो गया है। that means so liquid will boil at low temperature than its boiling point। जिस टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है अब, वो अब कम है उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, सो ये होता है स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसीजर। नाउ द एग्जांपल, सो स्टीम डिस्टिलेशन में हम जो कॉमन एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज टू सेपरेट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ये दोनों आइसोमर्स हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। यहां पर आपको पता होगा, सी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहां पर सिंस इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है लाइक दिस, तो यहां पर क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, यहां पर होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पैरानाइट्रोफिनॉल में स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, और पैरानाइट्रोफिनॉल में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब वो सब ऑल पैक्ड स्ट्रक्चर में है, सब के सब एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स कर रहे हैं। दैट मीन्स इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत हाई होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, और आप कह सकते हो लेस वोलेटाइल होंगे। और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में सिंस ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि इजीली ब्रेक हो सकती है, तो इनका लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है और मोर वोलेटाइल होते हैं। दैट इज व्हाई जब आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में लोगे, देन क्या होगा, वाटर वेपर्स आएंगे, वाटर वेपर्स अपने साथ ऑर्थो को पहले लेकर जाएंगे, बिकॉज ऑर्थो इज मोर वोलेटाइल। सो आपके डिस्टिलेट में ऑर्थो प्लस वाटर मिलेगा, फिर तो आप नॉर्मल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं, बट पैरा कहाँ पे मिलेगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में, बिकॉज पैरा इज लेस वोलेटाइल, तो वेपर्स मोर वोलेटाइल को लेके जाएंगे, दैट इज ऑर्थो को। और ये आपके सेपरेट हो गए, ऑर्थो भी सेपरेट हो गया एंड पैरा सेपरेट हो गया। गॉट माई पॉइंट? आई होप आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा इन द केस ऑफ
steam distillation. Now let's move to the last type, that is the vacuum distillation. वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन हम कब यूज करते हैं, जब भी मेरा कंपाउंड का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर पहले रीच हो जाए देन बॉइलिंग पॉइंट. आई एम सेइंग व्हेनेवर यू हैव decomposition temperature less than boiling point, decomposition temperature less than boiling point, तब हम यूज करेंगे vacuum distillation. Vacuum distillation is also known as under reduced pressure distillation. Under reduced pressure distillation. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो फिर से डिस्टिलेशन फ्लास्क है, कंडेंसर है, डिस्टिलेट मिलेगा, बर्नर है. यहाँ पर अब डिफरेंट क्या है, आपको दिख रहा होगा मैनोमीटर. दिस मैनोमीटर इज यूज टू रेगुलराइज द प्रेशर, टू रिड्यूस द प्रेशर. जो भी हम प्रेशर ऑफ सराउंडिंग यहाँ पे होगा, अब मैं उसको कंट्रोल करूंगी, मैं उसको कम करूंगी. क्यों कम करूंगी, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. राइट, यही होता है मेरा बॉइलिंग पॉइंट. पर मैं कह रही हूं कि जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो कम है बॉइलिंग पॉइंट के. इसका मतलब आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट ही कम करना पड़ेगा. बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम करोगे, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दोगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कम करोगे, अगर आप बाहर का ही प्रेशर को रिड्यूस कर दो. दैट इज वाई अंडर रिड्यूस प्रेशर कंडीशन में हम यहाँ पे अपने डिस्टिलेशन फ्लास्क में जिस कंपाउंड को प्योरीफाई करना है, जिस कंपाउंड को सेपरेट करना है, बॉईल करते हैं. अब सिंस मैंने प्रेशर ही बाहर का कम कर दिया, दैट मीन्स उसको भी प्रेशर कम बनाना पड़ेगा, अंदर का भी प्रेशर उतना ही कम होगा. राइट, अगर प्रेशर उतना ही कम बना, जल्दी से प्रेशर अचीव हो गया बाहर की, दैट मीन्स वो जल्दी से बॉईल हो गया, और वो उतना जल्दी बॉईल हो गया कि उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर आया ही नहीं. दैट इज वाई जिनका भी डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम होता है बॉइलिंग पॉइंट के, हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं. सो अंडर reduced pressure condition, reduced pressure condition, liquid will boil at low temperature and temperature of decomposition will not be reached. वो टेम्परेचर आ ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही मेरा वो बॉयल होके, उसके वेपर्स बन के, कंडेंस होके वो डिस्टिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा. विल नॉट बी रीच्ड. सो हम यहाँ पर वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं. अब आता है मेरा एग्जाम्पल, जो हमारा एनसीईआरटी में मेंशन है, जो हमको पता होना चाहिए. एंड दैट एग्जाम्पल इज टू सेपरेट ग्लिसरॉल, टू सेपरेट ग्लिसरॉल फ्रॉम spent lye in soap industry. ग्लिसरॉल को सेपरेट करने के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं. बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं सोप इंडस्ट्री, अगर मैं आपको बताऊं कि बॉइलिंग पॉइंट मेरे ग्लिसरॉल का होता है 300 डिग्री सेल्सियस, ओके, बट इसका जो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है वो डिकम्पोज कर जाता है, मतलब डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस. ये तो बहुत कम है. मतलब आप इतने बॉईल करना स्टार्ट ही करोगे, इतना हीट प्रोवाइड ही करोगे जितने में उसका स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा. फिर आप वेपर्स क्या बनाओगे, वो तो स्ट्रक्चर ही गायब हो गया. राइट, सो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. रिड्यूस कैसे करेंगे, प्रेशर कम करके. किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करके. कैसे, यहाँ पे रिड्यूस प्रेशर कंडीशन लगाएंगे मैनोमीटर के थ्रू. सो हमने प्रेशर बाहर का कम कर दिया, बाहर का कम कर दिया तो मतलब अंदर का जल्दी अचीव हो जाएगा इज इक्वल टू बाहर के. दैट इज वाई उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर आने ही नहीं देंगे, और इससे पहले ही हम उसको बॉईल करवा देंगे एंड डिस्टिलेट में ले लेंगे. ठीक है, सो इसके थ्रू हम ग्लिसरॉल को भी सेपरेट करते हैं इन सोप इंडस्ट्री. ये सारी टेक्निक्स थी आपकी डिस्टिलेशन की. सिंपल डिस्टिलेशन, इट वाज सिंपल डिस्टिलेशन, जहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए और लिक्विड सैंपल में नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज होनी चाहिए.
देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करते हैं, एग्जाम्पल आपको ध्यान में होना चाहिए। स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया कि स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स चाहिए होते हैं, और यहाँ पर सिंस हम वेपर प्रेशर ही बढ़ा दे रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज वाई सो लिक्विड विल बॉयल एट लो टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट। एंड देन एट लास्ट हमने पढ़ा वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट था कि डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जब आपका कम हो बॉइलिंग पॉइंट से, तब हम ये टेक्निक यूज करते हैं रिड्यूस प्रेशर की कंडीशंस के थ्रू, और वहां पर लिक्विड बॉईल हो जाता है लो टेम्परेचर पर, एंड टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन टेम्परेचर रीच ही नहीं हो पाता, राइट। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस video with your family and friends, and subscribe to my channel. We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.